संध्या और द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष की एक नई दौड़ के बारे में। लेकिन ये कोई 1960 वाली दौड़ नहीं है जहां सिर्फ देशों के झंडे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मैदान में है अरबपति दिग्गज, पुरानी सरकारी एजेंसियां और नई नई महत्वाकांक्षाएं। हाँ, और दाव भी बहुत बड़ा है। एक तरफ है रफ्तार के सौदागर एलन मस्क, दूसरी तरफ है सब्र का खेल खेलने वाले जेफ बेजोस, और इन दोनों के बीच में कहीं फंसी है नासा, जिस पर सिर्फ चांद पर वापस जाने का नहीं बल्कि दुनिया में अपनी साख बचाने का भी दबाव है। ये पूरी कहानी आपके लिए लेकर आया है प्रोवेव एआई, और इसकी सारी जानकारी हमें मिली है स्टाइलो न्यूज से, जो एआई से चलने वाला एक अनूठा न्यूज एप्लीकेशन है। तो चलिए इस दिलचस्प दौड़ की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से। कागज पर तो इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, सिर्फ चांद पर जाकर वापस नहीं आना बल्कि वहां एक स्थायी बेस बनाना। हाँ, एक परमानेंट प्रेजेंस। लेकिन असलियत में ये प्रोग्राम अपनी टाइमलाइन से काफी पीछे चल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है स्पेसएक्स के स्टारशिप चंद्रलैंडर के विकास में आ रही चुनौतियां। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक तकनीकी देरी नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त भू राजनीतिक दबाव काम कर रहा है। चीन की वजह से। हाँ, चीन ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतार देगा, और इस एक घोषणा ने नासा के लिए घड़ी की सुइयों को बहुत तेज कर दिया है। मतलब अब ये सिर्फ वैज्ञानिक खोज की बात नहीं रही। नहीं, अब ये वैश्विक नेतृत्व और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अगर चीन पहले पहुंच गया तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक हार होगी। और इसी दबाव का नतीजा हमें हाल ही में देखने को मिला। नासा के कार्यवाहक प्रशासक शॉन डफी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा है कि चांद पर जाने वाले लैंडर का कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले पूरी तरह से स्पेसएक्स को दिया गया था, उसे अब दोबारा कंपटीशन के लिए खोला जाएगा। ये तो स्पेसएक्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। एलोन मस्क ने इस पर क्या कहा? देखिए, सार्वजनिक रूप से तो स्पेसएक्स अपनी प्रगति का बचाव कर रहा है। उन्होंने गिनाया है कि वो 11 स्टारशिप परीक्षण उड़ाने कर चुके हैं और 49 विकास के मील के पत्थर पार कर चुके हैं। 11? हाँ, 11। लेकिन यहाँ पर जो असली कहानी है वो नासा की सोच में आए बदलाव की है। ये सिर्फ जोखिम कम करने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये नासा का एक तरह से ये स्वीकार करना है कि एक मसीहा पर दांव लगाओ वाला मॉडल, यानी सारी उम्मीदें सिर्फ स्पेसएक्स पर टिका देना, एक राष्ट्रीय गौरव वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। अच्छा। वो अब वापस अपनी पुरानी पारंपरिक रणनीति की ओर लौट रहे हैं, जहां कई कंपनियों को साथ लेकर चला जाता है ताकि अगर एक फेल हो तो दूसरा विकल्प तैयार रहे। एक मिनट, आपने कहा स्पेसएक्स ने 11 स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट्स कर ली हैं। ये तो बहुत ज्यादा लगता है। फिर भी नासा इतना घबरा क्यों रही है? क्या ये सिर्फ नौकरशाही है या कोई असली तकनीकी चिंता है जिसके बारे में हमें नहीं पता? ये बहुत अच्छा सवाल है। 11 उड़ानें सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है उसे अभी तक हल नहीं किया गया है। और वो क्या है? वो है अंतरिक्ष में ईंधन भरना, यानी इन स्पेस रिफ्यूलिंग। स्टारशिप इतना बड़ा है कि वो चांद तक जाने के लिए जरूरी सारा ईंधन एक बार में लेकर उड़ ही नहीं सकता। तो प्लान क्या है? योजना ये है कि पहले स्टारशिप ऑर्बिट में जाएगा और फिर कई टैंकर रॉकेट्स जाकर उसे ऑर्बिट में ही रिफ्यूल करेंगे। अब जरा इसकी जटिलता की कल्पना कीजिए। सोचिए, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक चीज को दूसरी चलती हुई चीज से रिफ्यूल करना हो, वो भी जीरो ग्रेविटी में, और ऐसे ईंधन से जो -200 डिग्री पर उबल जाता है। स्टारशिप का मिशन कुछ इसी स्तर की चुनौती है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक ये सिर्फ एक शानदार आइडिया है, हकीकत नहीं। और यही नासा की सबसे बड़ी चिंता है। वाह, ये तो वाकई में बहुत मुश्किल लगता है। और इसी अनिश्चितता का फायदा उठाने के लिए जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन तैयार बैठी है। हाँ, बिल्कुल। वो काफी समय से चुपचाप काम कर रहे थे, लेकिन अब वो भी मैदान में उतर आए हैं। हाँ, ब्लू ओरिजिन का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो कछुए की चाल चल रहे हैं, धीरे लेकिन लगातार। उन्होंने अपने नए और बहुत बड़े रॉकेट न्यू ग्लेन के इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वो नासा को एक अलग तरह का संदेश दे रहे हैं। सही बात है। वो नासा को ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही हम स्पेसएक्स जितने तेज ना हो, लेकिन हम ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित हैं, और नासा जैसी संस्था के लिए सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होती है।
और ब्लू ओरिजिन के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का एक बड़ा मौका नासा के एस्केपेड मिशन के साथ आ रहा है। हाँ। उन्हें मंगल ग्रह पर 2 सैटेलाइट्स भेजनी है। लेकिन उनका पहला लॉन्च जो 9 नवंबर को होना था वो तो टल गया। ये तो उनके लिए एक बड़ा झटका है, नहीं? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से देखती हूँ। अंतरिक्ष के खेल में एक लॉन्च में देरी होना एक असफल लॉन्च से 1000 गुना बेहतर है। अच्छा। हाँ, खराब मौसम और एक तकनीकी समस्या की वजह से लॉन्च को टालकर उन्होंने ये दिखाया है कि वे जल्दबाजी करने के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह का मैसेजिंग है। बिल्कुल, और अनजाने में यही वो संदेश है जो वे नासा को देना चाहते हैं कि देखिए, हम हर चीज को 2 बार जांचते हैं। स्पेसएक्स की तेजी से बढ़ो और चीजें तोड़ो वाली संस्कृति के ठीक विपरीत। दिलचस्प। तो ये तो हुई कंपनियों की आपसी खींचतान की बात। हाँ। लेकिन इस दौड़ में सिर्फ अमेरिकी खिलाड़ी ही नहीं है, दुनिया के दूसरे देश भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। हाल ही में उन्होंने अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वाह। और जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया उसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। ये 4410 किलोग्राम का उपग्रह LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया है। बाहुबली है। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सटीक है। फिल्म के हीरो की तरह ही ये इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है जो सबसे भारी सैटेलाइट्स को आसानी से उठा लेता है। तो एक तरफ अमेरिका में कंपनियां आपस में और सरकार से लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसे देश चुपचाप अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। सही। ये नासा पर दबाव और बढ़ा देता है कि वो अपने घर के मसले जल्दी सुलझाएं, वरना दुनिया इंतजार नहीं करेगी। और जैसे इतना काफी नहीं था, अब अमेरिकी सरकार खुद इस खेल में एक नई मुश्किल खड़ी कर रही है ना? हाँ, ये एक और अजीबोगरीब मोड़ है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने एक नया नियम लागू किया है। वो क्या? हवाई यातायात के जोखिम को कम करने के लिए अब ज्यादातर कमर्शियल स्पेस लॉन्च सिर्फ रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही हो सकेंगे। क्या? सिर्फ रात में? हाँ, ये प्रतिबंध स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन दोनों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि कई मिशनों को लॉन्च करने के लिए एक बहुत ही सटीक समय खिड़की होती है, और अब वो खिड़की बहुत छोटी हो गई है। और इस सब के बीच राजनीति भी अपना खेल खेल रही है। नासा के अगले चीफ को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी चल रही है। हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा प्रशासक के पद के लिए जेरेड ईसाकमैन को फिर से नामांकित किया है। जेरेड ईसाकमैन, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। ये वही शख्स है जिन्होंने इंस्पिरेशन 4 मिशन को फंड किया था, यानी पहले ऑल सिविलियन मिशन को ऑर्बिट में भेजा। तो ये कोई साधारण ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये वो इंसान है जिसने खुद अपनी जेब से पैसे लगाकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। अच्छा। वो निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के बहुत बड़े समर्थक हैं। अगर वो नासा के चीफ बनते हैं तो ये नासा और प्राइवेट सेक्टर के रिश्तों को और भी गहरा बना सकता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, आने वाले दिनों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य घटनाएं हैं जो इस पूरी कहानी की दिशा तय करेंगी। ठीक है। पहली, 12 नवंबर को ब्लू ओरिजिन का दोबारा तय किया गया न्यू ग्लेन का लॉन्च। अगर ये सफल होता है, और खास तौर पर अगर वो अपने बूस्टर को सफलतापूर्वक वापस लैंड करा पाते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। वो साबित कर देंगे कि वो भी रेस में है। हाँ, ये साबित कर देगा कि वो सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि स्पेसएक्स की तरह ही रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो पहली नजर ब्लू ओरिजिन पे, और दूसरा जाहिर है स्पेसएक्स। बिल्कुल, दूसरी नजर स्पेसएक्स के स्टारशिप के विकास पर, और खास तौर पर 2026 में होने वाले उस अंतरिक्ष में ईंधन भरने वाले प्रदर्शन पर। ये आर्टेमिस मिशन के लिए करो या मरो वाला पल होगा। अगर वो सफल हुए तो? अगर वो ऐसे कर दिखाते हैं तो उनके सारे आलोचक चुप हो जाएंगे और नासा के पास उन पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन अगर वो फेल होते हैं तो पूरा आर्टेमिस प्रोग्राम कई साल पीछे चला जाएगा। और तीसरी और शायद सबसे अहम चीज, नासा का अंतिम फैसला। हाँ, तीसरी चीज है नासा का चंद्र लैंडर कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम निर्णय, जो 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। वो किसे चुनते हैं? क्या वो अपना सारा दाव फिर से स्पेसएक्स पर लगाते हैं, या ब्लू ओरिजिन और उसके साथियों को एक मौका देते हैं, या फिर दोनों को साथ लेकर चलते हैं?
ये फैसला न केवल इन कंपनियों का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि अमेरिका अगली बार चांद पर कब और कैसे लौटेगा। आज का यह गहन विश्लेषण स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुआ है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जो आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स यानी पूर्व में ट्विटर से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की जानकारी प्रदान करता है। यह आपको कस्टम AI सर्च, बहुभाषी विश्लेषण और प्रमुख निर्णयकर्ताओं के दृष्टिकोण जैसी सुविधाएं देता है। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे चांद और उससे आगे के संसाधन निजी कंपनियों की पहुंच में आ रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या अंतरिक्ष की खोज मानवता की साझा विरासत बनी रहेगी, या ये अगला बड़ा व्यावसायिक बाजार बन जाएगा जहां नियम सबसे अमीर और सबसे तेज खिलाड़ी तय करेंगे? ये सोचने वाली बात है। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में चर्चा करें, तो हमें जरूर बताएं। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार तक सूचित रहें।